हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 दैट इज मोशन। तो स्टूडेंट्स, मोशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि मोशन क्या होता है तो आप ये बताएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो मोशन कहलाएगा। तो आप बिल्कुल सही कहेंगे, लेकिन हम साइंस के टर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो साइंस के टर्म में हमारा डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वह जो है मोशन में है। मीन्स अगर 10 बजकर 1 मिनट 1 सेकेंड पर ये पेन यहाँ पर है और 10 बजकर 1 मिनट 2 सेकेंड पर पेन यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ? यह पेन मोशन में आ गया उस टाइम के लिए। ठीक है। अब हर एक ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में या दो स्टेट में होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग दो स्टेट होता है, उसी में होता है। वो कौन से दो स्टेट हैं? रेस्ट और मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं होगा, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में नहीं होगा। रेस्ट तो आपको पता ही है, रेस्ट मतलब आराम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, यहीं पड़ा है, तो ये रेस्ट में है। ठीक है। इस यूनिवर्स में हर छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट जैसे कि एटम और हर बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लैनेट्स, ये सब कभी ना कभी मोशन में जरूर होते हैं। हमारा अर्थ भी मोशन में है। फिलहाल हमें हमें फील नहीं हो रहा है कि अर्थ मोशन में है कि नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे। अब किसी बॉडी के मोशन के बारे में बताने के लिए आपको पहले उसका पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप पोजीशन में जानने से पहले उस हमें पहले एक रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ओरिजिन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या फिर मोशन आप वही देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है। वो कैसे समझते हैं? जैसे कि ये पेन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब अगला ही क्षण देखिए, अब ये पेन यहाँ रखा हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पेन में मूव हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब मैं एक रेफरेंस पॉइंट बना लेता हूँ, एक डॉट यहाँ बना देता हूँ। ठीक है। अब इस डॉट के बगल में मैंने यहाँ पे बिल्कुल जस्ट बगल में पेन को रख दिया। ठीक है। अब एक इंस्टेंट पर तो पेन डॉट के बगल में है, और अगले ही इंस्टेंट पर देखिएगा, इसे पेन यहाँ पर रख दिया तो डॉट से दूर हो गया। आप तुरंत बता देंगे कि ये पेन जो है मूव हुआ है, यानी कि इस पेन का मोशन हुआ है। और इससे पहले वाले केस में आप बताने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो पेन मोशन में था कि नहीं था, मूव हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन इस डॉट से कंपेयर करके आपने यहाँ पे दूसरे केस में बता दिया कि ये पेन मूव हुआ है। तो ये डॉट जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है या फिर ओरिजिन पॉइंट है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में आपको बताना है तो आपको पहले रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बोला जाए कि आप बोलें कि मेरा स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, तो क्या हो गया? आपका स्कूल जो है ट्रेन से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हो गया, तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया? आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिससे आपने कंपेयर करके बताया कि आपका स्कूल कहाँ पर है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मोशन पर। अब कुछ बातें हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि एक ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये पेन जो है या फिर कोई और सा भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है एक इंस्टेंट पर रेस्ट में हो सकता है, लेकिन दूसरे ही टाइम पर वो मोशन में हो सकता है। ठीक है। एक टाइम पर रेस्ट में होगा और दूसरे ही टाइम पर क्या हो सकता है? वो मोशन में हो सकता है। जैसे कि अभी ये पेन रेस्ट में है और लेकिन अगले टाइम पर ये मोशन में हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जर्वर के लिए, अगर दो लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों लोगों के लिए ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो या फिर दोनों लोगों के लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। इसको समझते हैं।
मान लेते हैं कि आप बाहर सड़क के किनारे खड़े हैं, ठीक है, और एक बस जा रही है, बस में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो आपके लिए बस क्या होगा, मोशन में होगा, बस जा रही है और बस में बैठे हुए पैसेंजर भी जा रहे हैं बस के साथ। तो बस में बैठे हुए पैसेंजर भी आपके लिए मोशन में होंगे, क्योंकि उस पैसेंजर का भी बस के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। लेकिन जो बस में बैठे हुए पैसेंजर हैं उनके लिए आप मोशन में होंगे, क्योंकि बस आगे जाएगी और आप यहीं खड़े हो जाएंगे। तो आप बस आगे जा रही है तो वो पीछे देखेंगे ना, वो क्या कहेंगे कि वो आदमी पीछे छूट गया। बस आगे जाएगी तो बस में बैठे पैसेंजर के लिए आप पीछे जाएंगे। तो बस में बैठे हुए पैसेंजर के लिए आप जो है मोशन में हैं, आप रेस्ट में नहीं हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बस में दो पैसेंजर अपने आप को देखेंगे तो वे एक दूसरे को क्या कहेंगे, एक दूसरे को रेस्ट में बताएंगे, वो एक दूसरे को मोशन में नहीं बताएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर बस में दो पैसेंजर आपस में मोशन में रहें तो क्या होगा, एक पैसेंजर तो बस के बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, जो पेड़ होगा वो मोशन में होता है, घर मोशन में होते हैं, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में तो वो मोशन में होते नहीं है, पेड़ का पोजीशन तो चेंज होता नहीं है, घर का पोजीशन चेंज तो होता नहीं है टाइम के साथ। लेकिन आप क्यों, चूंकि बाइक पे जा रहे हैं तो आपके लिए पेड़ और घर पीछे जा रहे हैं, तो आपके लिए पेड़ और घर मोशन में आ गए हैं, ठीक है। और बाइक आपके लिए रेस्ट में होगा, क्यों? क्योंकि आप बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक का पोजीशन जो है आपके रेस्पेक्ट में, आपके रेफरेंस में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक आगे निकल जा रही है, आप नीचे गिर जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप दोनों साथ साथ में हैं, यानी कि आप दोनों का पोजीशन, बाइक और आपका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में है कि नहीं ये पता करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी होती हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि आप अपने घर में हैं, आपने खिड़की बंद कर रखा है, खिड़की पर शीशा लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि बाहर हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप क्या करेंगे, आप बाहर जो पेड़ है उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसके पत्ते नहीं हिल रहे हैं तो आप कहेंगे कि बाहर जो है हवा नहीं चल रहा है, मतलब एयर जो है मोशन में नहीं है। अगर पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं तो आप कहेंगे कि एयर धीरे धीरे मोशन में है, धीरे धीरे चल रही है। अगर पत्तों के साथ साथ जो पेड़ है, जो ट्री है, उसके ब्रांचेज भी हिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि हवाएं तेज चल रही हैं, अब हम बाहर घूमने जा सकते हैं शाम को, है कि नहीं। तो मज़ा आएगा हवा चलते चलेगा तो। लेकिन अगर वहीं आपका हम धूल भी उड़ रहा है, पेड़ के ब्रांचेज भी हिल रहे हैं, पत्ते भी हिल रहे हैं और साथ में धूल भी उड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि एयर का मोशन जो है बहुत ज़्यादा है, मीन्स एयर जो है, हवा जो है बहुत तेज चल रही है, आंधी आ गई है, अब बाहर जाने लायक नहीं है। अब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सीधी लाइन में, सर्कुलर मतलब गोल गोल में हो सकता है, और रोटेशन में हो सकता है, और वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाला भी हो सकता है, या फिर हम इन चारों का कॉम्बिनेशन भी कहीं पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या है, एक सीधा सड़क है उस पर चलते जाओ, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। इधर उधर मुड़ना नहीं है आपको, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ओ जो है वो हमारा ओरिजिन है या फिर रेफरेंस पॉइंट है। ये कोई सी जगह है, बी जगह है और ए जगह का नाम है, कोई प्लेस है तीनों। अब सी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से 20 किलोमीटर है, सी और बी के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बी और ए के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ओ से लेकर ए तक जा रहा है, तो ओ से लेकर ए तक जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 + 10 + 10 कितना हो गया, 40 किलोमीटर। तो ओ ए कितना हो गया, 40 किलोमीटर, आप बता देंगे। फिर अगर वह ओ से ए तक गया, फिर ए से सी पर आ गया, तब आप कितना डिस्टेंस कहेंगे, तब कहेंगे कि 20 किलोमीटर, 10, 30, 40, फिर ए से बी जा रहा है, 40 और 10,
50, फिर बी से सी आ रहा है 50 और 10 60 किलोमीटर हो गया। यानी कि ओ से लेके सी तक, ओ से लेकर सी तक थ्रू ए से होते हुए, ओ से लेके सी तक जा रहा है ए से होते हुए, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप यही बताएंगे। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताएंगे कि ओ से लेके सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कि डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर आपसे फाइनली लास्ट में ये पूछा जाए कि भाई अब बताओ, आप एक मेजरिंग टेप ले लो और बताओ कि ओ से लेके सी तक कितनी दूरी है, तो जब आप मेजर करेंगे टेप से तो आप पाएंगे कि ओ से लेकर सी तक की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। यानी कि ओ से लेकर सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 20 किलोमीटर। आप चले तो 60 किलोमीटर है ओ से लेके सी के लिए, लेकिन ये डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई रोड है, ठीक है, यहाँ मार्केट है, ये आपका होम है, आप अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आप 4 किलोमीटर जाएंगे ऐसे, फिर टर्न लेंगे 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेंगे 4 और 3 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। लेकिन वही अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछ, अगर यहाँ से अगर कोई रास्ता बना होता तो आप तो ऐसे जाते, छोटे रास्ते जाते नहीं जाते, तो यही जो छोटा डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इधर से बोले रास्ता तो है नहीं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस हो गया, बाकी बचे दो साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी बचे दो साइड का स्क्वायर। तो दो साइड क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों ऐड कर देंगे 25। तो h का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो h कितना होगा √25, और 25 का रूट क्या होगा 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। अभी मैंने बताया था ओ और सी वाला रेफरेंस लेकर, वो क्या था टोटल डिस्टेंस था, टाइम जितने उस गिवन टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है जो कि बिल्कुल लास्ट में निकलता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को लेकर। इनिशियल मतलब शुरू वाला, फाइनल मतलब लास्ट वाला पोजीशन। दूसरा क्या है इट कंसिडर्स होल पाथ, ये पूरे पाथ को कंसिडर करता है, आप कैसे भी ऐसे 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 करके जा रहे हैं पूरे पाथ को कंसिडर करेगा। इट कंसिडर्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अभी हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर ऑब्जेक्ट मूव हो गया तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट आ गया तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। वो कैसे उसे समझाता हूँ। देखो अगर ऑब्जेक्ट ओ से चला और दोबारा ओ पे आ गया, ओ से गया ए और ए से फिर से ओ पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही हो गया। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब घटाओगे तो जीरो ही तो आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अब एक नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये बताया था 4 और 3 7 किलोमीटर डिस्टेंस था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कम आया यहाँ पे। फिर अगर हम ओ से लेकर ए तक की बात करते हैं, ओ से लेकर ए तक जाने में डिस्टेंस कितना था 40 किलोमीटर, ओ से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 40 किलोमीटर, क्योंकि इस पोजीशन फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन में से घटाएंगे तो 60 किलोमीटर ही आएगा। तो ओ से लेके ए के लिए
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है वो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि अगर आपको इस पेन की लंबाई नापनी हो तो क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और नाप देंगे, बता देंगे कि ये जितने भी सेंटीमीटर जितने भी इंच का बता देंगे, तो वो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या है, जैसे कि आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए कि आप 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो 35 किलोमीटर क्या हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन मगर ये बोल दूं कि आप अपनी स्कूल से विद्यालय जा रहे हैं, अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, और आप 20 किलोमीटर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने 20 किलोमीटर स्पीड भी बोला, साथ में डायरेक्शन भी बता दिया कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब वहाँ पर वह वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि आप अपने घर से स्कूल 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो वो 20 किलोमीटर सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मास, डिस्टेंस, स्पीड, लेंथ, वर्क। इसका एग्जाम्पल क्या है, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन। यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं इस सब को आपको पढ़ना है क्लास 9th में, तो अभी सब परेशान ना होइए कि क्या है, हम सब पढ़ेंगे आगे ये सब। अब है आगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है when an object covers equal distances in equal time interval. The time interval should be small. जैसे कि मान लेते हैं कि पहले एक सेकंड में, फर्स्ट एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर जा रहा है, फिर अगले एक सेकंड में, उसके बाद एक सेकंड में फिर से वो 5 मीटर जा रहा है, फिर उसके अगले एक सेकंड में फिर से वो 5 मीटर जा रहा है, यानी कि हर अगले एक सेकंड में वो 5-5 मीटर ही जा रहा है, यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसे कि मान लेते हैं पहले एक सेकंड में वह 5 मीटर गया, अगले एक सेकंड में वह 4 मीटर गया, फिर अगले एक सेकंड में वह 6 मीटर गया, तो हर एक सेकंड में उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के केस में टाइम इंटरवल जो है बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, मान लेते हैं कि आप बाइक लिए सीधी रोड थी, आप जा रहे हैं 20 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, तो आप कब तक चलेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इतने तो चलेंगे। एक एक घंटा तो आप 20 किलोमीटर की स्पीड से चल नहीं पाएंगे, तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन बीच में 5 मिनट बाद एक टर्न आ गया, ब्रेकर आ गया, कुछ आगे से आ गया, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब उस समय वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।